भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए बीएड सेमेस्टर प्रथम, विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण आदिकाल का नामकरण। मैं सतीश कुमार वैष्णव आपको आदिकाल के बारे में जानकारी दूंगा। आदिकाल आदिकाल विक्रम संवत माना जाता है 1050 से 1375, जबकि ईस्वी मानी जाती है 993 से 1318 ईस्वी मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। इस युग को आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल कहा, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया, जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को विज्जपन काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको संधि काल या चारण काल भी कहा है, जबकि वैचंद शुक्ल ने इस समय 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल सदा से ही विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है, चाहे इसके नामकरण की बात हो या काल विभाजन की। आदिकाल को लेकर इतिहासकारों व विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद मिलते हैं, क्योंकि आदिकाल के इतिहास का समुचित पर्यालोचन करने में इतिहासकार व विद्वानों को कठिनाई होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस समय के कुछ ग्रंथ अपर्याय है, तो कुछ रचनाओं पर प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का सवाल लगा हुआ है। वहीं कुछ ग्रंथों में ऐतिहासिक सामंजस्य का अभाव है। साथ ही इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में परस्पर विरोध तत्व दिखाई देते हैं। कुछ कह दे तो बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष तत्व को ध्यान में रख करके इसका नाम निर्धारित कर देना उचित नहीं माना जाता। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वायत्तघात का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए थे जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थे। संक्षेप में इतना जान लेना ही यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल माना जाता है और इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। फिर भी देखा जाए तो विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए, जो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों विज्जपन रासो या विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली के आधार पर देखा जाए तो इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण कवियों को ध्यान में रख करके चारण काल का।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जाड़गिरसेन की तरह इस काल को चारण काल कहा। साथ ही उन्होंने इस काल को संधि काल भी कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को विज्ञापन काल नाम से संबोधित किया। राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने इस काल को पूर्व प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस काल को शून्य काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम से संबोधित किया। राम शंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को बाल्य अवस्था का काल की संज्ञा दी। जबकि मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इस काल को आधार काल कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल की संज्ञा दी। आदिकाल की परिस्थितियाँ। आदिकाल का समय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर दृष्टि से उथल पुथल का समय रहा है, यानी माना जाता है। राजनीतिक स्तर पर जहाँ एक तरफ भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में आंतरिक कलह काफ़ी बढ़ गई थी। धार्मिक स्तर पर इस समय तक आते आते बौद्ध और जैनों में धर्मों में भी क्या है, काफ़ी बदलाव हुए और हीनयान, महायान, ब्रजयान, शैवयान जैसे कई धर्म की शाखाएं निकल गई थी। निरंतर होते हुए युद्धों और धार्मिक बदलावों के कारण आम जनजीवन में भी परिवर्तन हुआ। सामान्य जन जहाँ युद्ध के दुष्परिणामों से त्रस्त थी, तो वही धार्मिक स्तर पर पनप रहे विभिन्न शाखाओं के भी प्रति उनके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अतः आदिकालीन समय साहित्य को समझने के लिए उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति को समझना अति आवश्यक है। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में आंतरिक संघर्ष यानी राजपूत राजाओं के आपसी झगड़े और बाहरी आक्रमण काफ़ी बढ़ गए थे। देश में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। इनमें गहेरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजवंश प्रमुख थे। इन राजवंशों के राजा आपस में प्राय लड़ा करते थे। इन पारस्परिक युद्धों के लिए यह आवश्यक नहीं था कि कोई विशेष कारण हो। ये लोग अपने प्रभाव की वृद्धि, शौर्य प्रदर्शन अथवा किसी सुंदरी की प्राप्ति हेतु ही आपस में लड़ा करते थे। जबकि देखा जाए तो दूसरी तरफ भारत के सिंध आदि पश्चिमी प्रदेशों पर मुस्लिम शासक बहुत दिनों से आक्रमण करते आ रहे थे। उन्होंने सिंध, पंजाब आदि प्रांतों पर आधिपत्य भी कर लिया था और अब वे लोग राजपूतों की ओर बढ़ने लगे थे। भारत का उत्तरापथ भी विदेशियों द्वारा आक्रांत होने लगा था। महमूद गजनवी के आक्रमण का भी यही युग था। मोहम्मद गौरी ने भी इसी युग में भारतीय विजय करने के लिए बार बार आक्रमण किए थे, यानी भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए बार बार क्या किए, आक्रमण। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज और जयचंद की पारंपरिक कलह यानी देखा जाता है तो उसका लाभ उठाते हुए मोहम्मद गौरी का विजय प्राप्त करना तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का भली प्रकार प्रतिनिधित्व करता है।
इस समय के कुछ आक्रमणकारी केवल लूट मार के लिए आए तथा संपत्ति लूट करके चले गए। कुछ धर्म प्रचार की इच्छा से आए, जबकि कुछ भारत की सुख समृद्धि तथा विपुल धन धान्य से आकृष्ट होकर के इस देश पर अधिकार जमाने की धुन में लग गए। तत्कालीन राजपूत राजा कुछ समय तक तो इनसे लड़ते रहे, परंतु संगठित न होने के कारण और आंतरिक कलह से क्षीण होने के कारण वे जल्दी ही सत्ता से खो बैठे, यानी सत्ता उनसे चली गई। राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक एकता भंग हो जाने के कारण इस युग में गृह कलह बढ़ने लग गया, यानी बढ़ता चला गया। और स्वयंवरों में क्या है, बल प्रदर्शन करने तक ही तत्कालीन राजाओं की वीरता सीमित हो गई थी। इस समय के भारतीय शासक प्राय विलासी हो गए थे। युद्ध का वातावरण होने के कारण युद्ध और युद्ध में वीरता के साथ वीर गति प्राप्त करना जनजीवन का एक अंग बन गया था। माताएं ऐसे पुत्र की कामना करती थी जो जन्म लेने के साथ ही तलवार चलाना शुरू कर दे। हो बलिहारे रानिया भ्रूण सिखावे भाव, नालो वाड़ा रे छुरे झपटो जानो साओ। यानी कहना चाहते हैं यानी रानी यानी माता कहती है कि भ्रूण के समय ही बालक को उसके बारे में सिखाना चाहिए, और कहना चाहते हैं कि इस युग की स्त्री है वो समाज में सती और जौहर की प्रथा व्यापक रूप से व्याप्त थी। यानी देखा जाता है कि जब कभी व्यक्ति बालक होता है, किसी वस्तु की तरफ क्या करता है, झपटता है, तो ऐसा लगता है मानो आगे चल कर के ये अच्छा वीर योद्धा यानी तलवार की तरफ या कहते हैं भाले की तरफ। तो इसी आधार पर कह दें तो युद्ध में पराजय हो जाने पर भी जब पत्नी पति के साथ सती हो जाती है अथवा सामूहिक रूप से जौहर कर लेती है कई पत्नियां, तो युद्ध में जाते जाते झिझक और मोह दिखाने वाले पतियों के सम्मुख अपना सिर भी काट करके रख दिया करती है। धार्मिक परिस्थिति के आधार पर देखा जाए तो आदिकाल का समय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उथल पुथल का समय था। बौद्ध जैन धर्मों में आंतरिक मतभेद के कारण विविध शाखा निकल गई थी। जहाँ एक और सम्राट हर्षवर्धन के समय में ब्राह्मण बौद्ध धर्मों का सामना यानी समान आदर किया जाता था। हर धर्म के प्रति एक उदार और धार्मिक सहिष्णुता की भावना व्याप्त थी, आपसी मेलजोल था। वही हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात में केंद्रीय सत्ता के अभाव में जब देश खंड राज्यों में विभक्त हो गए तो धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता फैल गई थी। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में भी संघर्ष होने लगे। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपने पवित्र रूप को सुरक्षित न रख सके और आंतरिक विवाद के कारण विकृत होकर के नए नए रूपों में जनता के सामने आने लगे। हीनयान देखा जाए, ब्रजयान, मंत्रयान, सहजयान आदि की उत्पत्ति के पीछे का यही कारण। परिणामतः आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूल करके जादू टोना और तंत्र मत में विश्वास करने लगा। समाज में पंचमकार यानी मांस, मैथुन, मृत्युष्य, मदय, मुद्रा जैसी साधना का प्रचार होने लगा। अपने इस रूप में ये मत विकारों को प्रश्रय देने लगे और वाम मार्गी हो गए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भोग विलास को लेकर के चलने वाली ये वाम मार्गियों की बौद्ध सिद्ध कहलाए, और दूसरी तरफ धर्म नियम, संयम, हठ योग के द्वारा साधना कठिन मार्ग पर चलने वाले नाथ सिद्ध के रूप में जाने गए। पर अपने मूल रूप में ये दोनों ही बौद्ध थे, जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के विकृत और परिवर्तित रूप में ढलने यानी ढलते चले गए।
इस आधार पर देखा जाए तो इस तंत्र साधना में स्त्री और शूद्र दोनों ही के लिए क्या है, द्वारा ही खुला था। इसलिए जन सामान्य के बीच इसका प्रचार हुआ। फलस्वरूप जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव सभी संप्रदायों में तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ गया। सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो बताया जाता है आदिकाल का प्रारंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। दूसरी तरफ यह युग हिंदू मुस्लिम संस्कृति के परस्पर मिलन का युग भी कहा जाता है। अतः यह वह युग था जब दो भिन्न संस्कृति आपस में मिल रही थी। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में लोग विशेष रुचि रखने लगे थे। हालांकि दूसरी तरफ इस युग में महमूद गजनवी जैसे कई आक्रांत भारत आए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया। इस युग की संस्कृति परिस्थितियों को लक्ष्य कर डॉक्टर नगेंद्र लिखता है कि आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से रहित और मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित। यानी कह दे कि इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव, मेले, त्योहार, वेशभूषा, विवाह, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। यहाँ के गायन, वादन, नृत्य पर भी मुस्लिम छाप स्पष्ट दिखाई देने लगी। भारतीय संगीत में सारंगी, तलवार, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप में लगी। इसी काल में भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, कांची, तजौरा आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ये मंदिर भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु बने। आगे चल कर के देखा जाए तो अरब इतिहासकार भी कहते हैं। अल बैरूनी इन मंदिरों की भव्यता के विषय में लिखते हैं, हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब इनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत का पश्चिमी भाग भी भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र बन गया था। भारत के इसी क्षेत्र में कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ थीं। इस क्षेत्र की भाषा का प्रचलन भी बढ़ गया था। अतः यह स्वाभाविक था कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति के अनुरूप ही तत्कालीन साहित्य का निर्माण हुआ। उस समय के प्रमुख साहित्यिक सर्जक जो चारण कहलाते हैं भारत के पश्चिम में ही निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पारस्परिक युद्ध, विदेशियों के निरंतर आक्रमणों के फलस्वरूप तत्कालीन समाज में एक प्रकार की अराजकता एवं अशांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। आगे देखा जाए तो ऐसी स्थिति में कविता के लिए युद्ध की एकमात्र विषय बन गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहते हैं कि सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ था, यानी होता है, वह लड़ाई बढ़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सम बातें पीछे पड़ गई थी। यानी देखा जाता है तो इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं
कि लड़ाई बड़ाई के समय हमें वीरता का गौरव का समय माना जाता है, और सब बातों के पीछे यह पड़ गए थे कि इसी आधार पर देखा जाता है तो इस युग की कविता राजा को आश्रय प्राप्त करने, धन की प्राप्ति के लिए अपने आश्रयदाताओं के भरपूर प्रसार किया करते थे। यानी देखा जाए तो युद्ध का सजीव वर्णन करने के लिए ये कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध में भी जाते थे। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के आदि युग में वीर रस की कविता प्रचुर मात्रा में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर के राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई। पंडित यानी देखा जाता है पंडितता के जो चमत्कार है, जो उनको पुरस्कार मिलते थे, उनका विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय जो भाटिया चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता है या रण क्षेत्र में जाकर के वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता है, वही सम्मान पाता है। यानी उस समय वही सम्मान प्राप्त करता था। पारस्परिक युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बलपूर्वक सुंदर कन्याओं की प्राप्ति भी था। यह प्रवृत्ति आदिकाल में इतनी बलवती हो गई कि बिना रक्तपात के कोई स्वयंवर पूरा होता ही नहीं था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र का संघर्ष इस प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर बुंदेलखंड के तत्कालीन सेनापति आल्हा लिखते हैं कि जिही की बिटिया सुंदर देखी ती पर जाए धरे हथियार। यानी जिसकी बिटिया सुंदर दिखती है उसी पर क्या है, उसी के घर पर जाकर के बैठ जाओ, यानी उसी पर हथियार, यानी उसी से विवाह कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि कविगण आश्रयदाता के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के साथ ही उन्हें सुंदर कन्याओं के ऊपर आसक्त कराने के कर्तव्य का भी पालन किया करते थे। इसलिए वे संबंधित सुंदरियों के रूप का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, जिस कारण वीरता के साथ श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी इस युग के काव्य में मिलती है। धन्यवाद।